हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 27, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हम लास्ट आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सारा हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट में ये लास्ट पार्ट भी होगा, ठीक है। क्योंकि अब मेनली इसके बाद जब हम इंडिया में पढ़ते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ते हैं, या फिर जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है हम उनके बारे में पढ़ते हैं, या फिर जो इंडिया में जो थ्रेटेड स्पीसीज़ हैं वगैरह क्या है, बहुत सारी हैं। तो उनको कैसे पढ़ना है इसकी डिस्कशन हम करेंगे बाद में, ठीक है। पहले ये जो टॉपिक है हम इसी वीडियो में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे लास्ट में, कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यूएनसीसीडी, जो डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए होता है, अनक्लोज सी से रिलेटेड है। उसके बाद इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये जो कॉन्फ्रेंस होता है या कन्वेंशन होता है, ये हुआ 2001 में, और ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2004 से, ठीक है। स्टॉकहोम में ये कन्वेंशन किया गया, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में पड़ता है आपका, ठीक है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या है, हम इसे कई बार पीछे भी पढ़ चुके हैं, जब आपने जो पॉल्यूशन वाले वीडियोस देखे होंगे, खास करके एयर पॉल्यूशन वाले वीडियोस, तो उसमें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कई बार आए हैं। तो मैं एक बार बता भी देता हूँ मैं, परसिस्टेंट का मतलब होता है कि परसिस्टेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का लंबे टाइम तक आपको एयर में रहना। तो ये जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक सस्पेंडेड मोड में ये एयर में मौजूद होते हैं। तो इनको हम कहते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पर एक टर्म भी है, बायो एक्युमुलेशन, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होने लगता है, तब उस प्रोसेस को हम बायो एक्युमुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनिशियली जब ये स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था, तो उसमें उस समय 12 ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स थे जिनको इसमें शामिल किया गया था। तो तीन कैटेगरीज बनाई गई थी इसके लिए, ठीक है। तीन कैटेगरीज जो बनी होती, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। तो पेस्टिसाइड्स में जो आपको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रखे गए थे, एल्ड्रिन, क्लोराडाइन, डीडीटी, डाइल्ड्रिन, इंड्रिन, हेप्टाक्लोर एंड हेक्साक्लोरोबेंजीन, म्यूरेक्स एंड टोक्साफिन। इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अंडर में कैटेगरी में जो रखी गई थी, वो हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड क्लोरीनेट बाइफेनाइल। बाई प्रोडक्ट के अंदर में जो रखे गए थे, वो हेक्साक्लोरोबेंजीन, क्लोरोक्लोरीनेटेड डाइबेंजो पी डॉक्सिन्स एंड प्रोडिक्लोरीनेटेड डाइबेंजोफिरॉन्स एंड पीसीबीस। तो इनिशियली 12 इसमें रखे गए थे। बाद में अगेन 9 पीओपीज इसमें ऐड हुए। इसके बाद एक और पीओपी इसमें ऐड किया गया जो इंडोसल्फान था, ठीक है। तो मेनली आपको याद रखने लायक क्या है, ये 12 जो पीओपीज हैं, इनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, और लास्ट वाले इंडोसल्फान को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये बाकी जो 9 है इनको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं ना, तो इसको याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनिशियली जो 12 ऐड किए गए उसमें, ये आप ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी कभी भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर में है या नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस भी इस तरीके से होते हैं कि अगर आप एक एलिमिनेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा, एक या दो एलिमिनेट कर देंगे। तो थोड़ा सा इनिशियल में जो रखे गए हैं उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बसल कन्वेंशन, बसल कन्वेंशन जो आता है, ये कन्वेंशन है टू कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। ये जो हजार्डस वेस्ट होते हैं, इनका एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो मूवमेंट होता है, उसकी कंट्रोल पर लेकर, क्योंकि मेनली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो इस तरीके के वेस्ट को डंप करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, या फिर जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर, ठीक है। अब चूंकि हजार्डस वेस्ट है, इसलिए इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है उन कंट्रीज पर जहाँ इसको डंप किया जाता है या जहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट बिटवीन द नेशंस। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा
कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उनका मूवमेंट इस कन्वेंशन के अंडर में इंक्लूड नहीं होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये वैसे ये हजार्डेड वेस्ट को इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उनको बशल कन्वेंशन के अंडर में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एम की बात करें, क्या क्या इसके जो एम है कि रिडक्शन ऑफ हजार्डस वेस्ट इन जनरेशन, मतलब जहाँ पर ये इनका जनरेट हो रहे हैं वहाँ पर इनको कम करना, इनके प्रोमोशन को मैनेज करना। ठीक है, साथ ही जो इनका ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है। साथ ही साथ कुछ रेगुलेटरी सिस्टम होने चाहिए वेयर ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट आर पॉसिबल, यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह इसका मूवमेंट हो भी रहा है तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए, एसओपीस होने चाहिए, कुछ प्रोसीजर्स होने चाहिए। जैसे कि कभी कभी आपने कुछ डब्बे पे लिखा हुआ देखा हुआ कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो मेनली ये क्या होते हैं, मेनली ये गाइडलाइंस होते हैं कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का सिस्टम अप्लाई होने चाहिए। इसको भी डिवाइड किया गया एनेक्स 1 एंड एनेक्स 2। तो एनेक्स 1 में वो हजार्ड आपको आते हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एनेक्स 2 में जो आते हैं जो स्पेशल कंसिडरेशंस वाले यहाँ पर हजार्ड होते हैं। ठीक है, और मेनली इसमें वो हजार्ड आते हैं जो हाउस होल्ड वेस्ट वाले आपको वेस्ट इसमें मिलेंगे। इसके बाद आता है रोटरडम कन्वेंशन। रोटरडम कन्वेंशन ये भी मेनली आपका क्या है, ये हजार्डस केमिकल से रिलेटेड है। ठीक है, बट यहाँ पर फर्क क्या है, मल्टीलेटरल ट्रीटी टू प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें भी क्या, इसमें है कि प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डेड केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि प्रियर कंसेंट का मतलब ये हुआ कि पहले ही हम बता देंगे जो भी दूसरी पार्टी है जहाँ पर हम भेज रहे हैं, यानी कि दूसरा नेशन है जहाँ पर भेज रहे हैं, कि ये किस तरीके का हजार्डेड वेस्ट है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम सारी चीज़ें उनको बता दें, उसके बाद वो उस पर डिसीजन ले कि उनको अपने यहाँ इंपोर्ट करना है या नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सारी चीज़ों को नहीं बताते, उस वो कितना ख़तरनाक है, कितने उसकी कितने साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हम ही नहीं बताते दूसरी पार्टी को, तो वो इंपोर्ट अपने यहाँ कर लेता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि पूरा हम इंफॉर्मेशन देंगे कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यूज प्रॉपर लेबलिंग एंड इंक्लूड डायरेक्शंस ऑफ सेफ हैंडलिंग एंड इन्फॉर्म परचेजर्स ऑफ एनी अननोन रिस्ट्रिक्शंस और बैन, सॉरी नॉन रिस्ट्रिक्शंस और बैन्स। ठीक है, हम उस पार्टी को ये भी बताएंगे जिसके यहाँ हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से इसकी हैंडलिंग करनी है। तो जैसे मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको लिखा होगा गाइडलाइंस कि किस तरीके से इसका यूज़ करना है, तो वो होना चाहिए। साथ ही साथ अगर ये बैन इंडस्ट्री, अगर ये वेस्ट जो है केमिकल हजार्डस वेस्ट जो है अगर ये बैन है, तो हमें ये भी बताना होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है और ये बैंड है, इसका ज़्यादा यूज़ हम यहाँ पर नहीं कर सकते। यानी कि बहुत सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो उनको देना होगा। ठीक है, तो मेनली ये आपको ये जो कंट्रीज़ होंगी या तो बाइलेटरल हो सकती है, फिर इन कन्वेंशन के अंडर में आ सकता है कि यहाँ पर ये नेशन डिसाइड करेंगे कि किस तरीके के केमिकल हजार्ड्स को हमें बैन करना है या फिर अलाउ करना है। ठीक है, नेक्स्ट यूएन डबल सीडी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि डेजर्ट का बढ़ना। डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो सॉइल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। ठीक है, देखिए, डज नॉट कोनेट स्प्रिड और एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट बट इट इज द लैंड डिग्रेडेशन इन ड्राई लैंड्स। जो ड्राई लैंड्स होते हैं ना, कि एरिड या सेमी एरिड एरिया होते हैं, यानी जहाँ पर वर्षा कम होती है, तो वैसे एरिया में जो मिट्टी है, लैंड है, उसकी क्वालिटी में डिग्रेड होना, उसकी क्वालिटी कम होना, ये डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। डेजर्टिफिकेशन का ये मतलब नहीं है कि डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, अब धीरे धीरे जो हमारा राजस्थान का डेजर्ट है वो धीरे धीरे हमारे सारे इंडिया में फैल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो इस डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये कन्वेंशन किया गया, जिसको कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि ताकि जो ड्राउट्स वगैरह के इफेक्ट होते हैं उनको कम किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा, इट इज़ लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क, यानी कि
ये एकदम लीगल बाइंडिंग है। अगर इसके प्रोविजंस की अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको पेनलाइज भी किया जा सकता है। एंड इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पीपल पार्टिसिपेशन। ये एक बॉटम अप अप्रोच होगा, यानी कि यहाँ पर लोकल लेवल पर जो पीपल होंगे या लोकल लेवल पर जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट काम कर रही होगी वो अपने यहाँ इस तरीके के स्कीम्स लेके आएंगी, प्रोग्राम्स लेके आएंगी कि किस तरीके से डिजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम अपर लेवल पर ही स्कीम और प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे और फिर नीचे दिया जाएगा, फिर तो वो बॉटम फिर वो तो अप बॉटम अप्रोच हो गया। ये बॉटम अप अप्रोच होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। अब वेलिंग यानी कि जो वेल होती है ना, ये उनसे रिलेटेड है, उनको उनके प्रोटेक्शन को लेके है। तो फॉर द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ वेल स्टॉक्स इन ओशियंस और सीज। तो ये जो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन है ये आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग 1946 के अंडर में। मेन ड्यूटी क्या है इसका, इस कमीशन का मेन ड्यूटी है रिव्यू एंड रिवाइज द नेसेसरी मेजर्स लेड डाउन इन द शेड्यूल टू द कन्वेंशन विच गवर्न द कंडक्ट ऑफ वेलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। वेलिंग का मतलब ये होता है कि हम वेल मछलियों को पकड़ते भी हैं तो किस तरीके से उनका हैंडल करना चाहिए, कितना कैचिंग या कैचेस उनके होने चाहिए, कितना हमें पकड़ना है, कितना उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना है, इसके बारे में सारे गाइडलाइन यहाँ पर इंटरनेशनल वेलिंग कमीशंस देती है। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। प्रोवाइड द कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन स्पीसीज। यहाँ पर कुछ ऐसे भी वेल सेंचुरीज बनाए जाते हैं। तो वेल सेंचुरीज कैसे बनाएंगे, अब किसी सी में क्या होता है, कुछ एरिया को हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं तो उस एरिया में जो वेल्स होंगी हम उनको नहीं पकड़ सकते, तो वो वेल सेंचुरीज हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम वेलिंग करते हैं यानी कि वेल मछली को पकड़ते हैं तो उसमें भी आपको रिस्ट्रिक्शन है कि कितना हम पकड़ सकते हैं, उनका साइज़ क्या होगा वेल्स का, किस साइज़ के वेल्स को हम पकड़ सकते हैं, नंबर क्या होगा, कितने नंबर में हम उसको पकड़ सकते हैं, ये सारा आपको ये कमीशन ये बताता है। एंड ऑल्सो प्रिस्क्राइब ओपन एंड क्लोज सीजन एंड एरियाज फॉर वेलिंग, यानी कि किस सीज़न में आप वेलिंग कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, किस सीज़न में नहीं कर सकते हैं, किन एरिया में पकड़ सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारा यहाँ पर बताने की बात ये कमीशन करेगा। ओके, तो इसी तरीके से देखेंगे आप 1986 में कमीशन इंट्रोड्यूस जीरो कैश लिमिट्स फॉर कमर्शियल वेलिंग। ये अभी भी आपको प्लेस में अभी भी इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन इसके अलावा कमीशन कंटिन्यू टू सेट कैश लिमिट्स फॉर एब ओरिजिनल सब्सिस्टेंस वेलिंग। लेकिन फिर भी अभी तो जीरो कैश लिमिट है ना, यानी कि आप जितना भी चाहे पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा कुछ ऐसे एरिया है और कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं वेल के भी कई सारी उसमें भी सब स्पीसीज़ हैं, तो किनको हमें पकड़ना है और क्या लिमिट होनी चाहिए उनको पकड़ने के लिए, नंबर ऑफ लिमिट्स कितना हम पकड़ सकते हैं, ये सारा भी ये क्लासीफाई करने का काम करता है। तो कुल मिला के जो वेल्स होती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर काम करता है। ओके, नाउ अनक्लोज। अनक्लोज ये भी हमारे सी से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए। तो आपने देखा हो ना कि जैसे इंडिया का 12 नॉटिकल माइल तक ये जो एरिया आता है ये हमारे टेरिटोरियल एरिया में आता है, जहाँ के लिए हम अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हर कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ टेरिटोरियल एरिया होता है सी में भी, कि कितना हम एक्सटेंड तक उसमें कानून बना सकते हैं। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, अपने ज्योग्राफी में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कितना बना, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पर हम वहाँ के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके बाद ओपन सी होता है जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ यूज़ किए जाते हैं। तो ये लॉ कितना एरिया तक किस कंट्री का जुडिक्शन होगा, किसके बाद कितना किसका अधिकार होगा, ये सारा करने का काम यहाँ पर अनक्लोज करता है। ठीक है, इसके बाद सोलास क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द सी। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड ऑपरेशन ऑफ मर्चेंट शिप्स, ये जो मर्चेंट शिप्स होती हैं ना, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम करती हैं, इनका किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा, किस तरह के इक्विपमेंट्स होंगे और कौन कौन रास्ते से जाएगा, तो इन सारी की व्यवस्था करना
ताकि इनकी सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सके, और इनकी वजह से जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो, यानी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन द सेंस जो मैराइन पॉल्यूशन होते हैं, उसको भी कंट्रोल करने का काम सोलास के द्वारा किया जाएगा। नाउ इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है? ये मेनली इकोनॉमिक रिसोर्सेज से जुड़ी हुई है। तो ये आपको एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि किंगस्टन आपको जमैका में इसका सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा। इसका काम क्या है? ऑर्गेनाइज, रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंटरनेशनल सी बेड एरियाज। जैसे कि मान लीजिए अपने पीएमएन का नाम सुना होगा, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। ये क्या होते हैं? ये वो मिनरल्स होते हैं जिनको काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं। तो इन रिसोर्सेज को हमें यूज़ करने के लिए जो अथॉरिटी हमें प्रोवाइड करती है लाइसेंस या फिर अलाउ करती है, वो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है। आपने सुना होगा ना पीएमएन, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। ये मिनरल्स होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं, कई तरीके के मिनरल्स होते हैं, मेटलिक नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो रिसोर्सेस होते हैं, मिनरल रिसोर्सेस, इनका यूज़ करने के लिए अगर आपके नेशनल जुडिक्शन से बाहर है तो ठीक है। अब जैसे कि हम इंडिया की बात करें, 12 नॉटिकल माइल यहाँ पर अब हमारा डोमेस्टिक लॉ लागू होता है। तो जब हमारा डोमेस्टिक लॉ लागू होता है तो हम तो वहाँ पर कर ही सकते हैं। लेकिन अगर इससे बाहर का एरिया है, अगर वहाँ से इकोनॉमिक या वहाँ से हमें मिनरल्स लेने हैं, तो हमें आपको सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा कि हम वहाँ की इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये अथॉरिटी क्या करेगी? आपको परमिशन देगी। ठीक है। नाउ वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन ये आपको होता है 1985 में, और 1988 से ही इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होता है। वियना कन्वेंशन ये मेनली आपको ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसके बाद एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन के लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन वो लीगली बाइंडिंग है। यहाँ पर वियना कन्वेंशन जो है ये भी ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पर ये कहा गया था कि हमें धीरे धीरे जो CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उनके यूज़ को, उनके प्रोडक्शन को कम करना होगा। इसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी क्या है? ये भी ओजोन की कंजर्वेशन से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये कहा गया कि जो ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, इसको रोकने के लिए जो इसके जिम्मेदार केमिकल्स हैं, उनको धीरे धीरे हमको कम करना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये एक लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। वहीं पर वियना प्रोटोकॉल जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये 1988 में इस पर एग्री किया गया, और ये हेल्म्स के आपको 1988 से ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया। नाउ किगाली एग्रीमेंट। तो किगाली एग्रीमेंट में अगेन यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, और उसमें कहा जाता है कि धीरे धीरे जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हम इसकी यूज़ को धीरे धीरे 2040 तक, यानी कि 2040 के आसपास या 40-50 के बीच में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो किगाली एग्रीमेंट जो है ये एक लीगली बाइंडिंग है। 2019 से इसको इम्प्लीमेंट करना है, और अगर आप इसके कंप्लायंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, यानी कि नॉन कंप्लायंस होगा, इसके अकॉर्डिंग आप टारगेट्स पूरे नहीं करेंगे, तो आपको पेनाल्टीज भी यहाँ पर देनी पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ध्यान से पढ़िए थोड़ा वर्ड को, एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का मतलब होता है, ये हुआ कि हेरिटेज का मतलब डेफिनेटली काफ़ी समय से हो हमारे यहाँ, और एग्रीकल्चरली ये इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे यूँ समझिए कि कभी कभी हमारे यहाँ न्यूज़ में भी रहती है कि कुछ ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो ट्रेडिशनल हैं और हमारे इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे इरिगेशन पैटर्न्स होते हैं। इरिगेशन पैटर्न में जैसे क्या होता है कि कुछ एक आहर पैटर्न होता है। आहर पैटर्न जिसको कहते हैं, स्पेलिंग गलत हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैनाल्स बनाए जाते हैं। कैनाल्स इन से छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जहाँ से पानी को अलग अलग डाइवर्ट करके हम खेतों तक पहुँचाते हैं। तो ये ट्रेडिशनल तरीका होता है। तो इसी तरीके से कुछ
एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है, इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर किया गया। तो आप देखेंगे कि इंडिया में दो तरीके का ऐसा सिस्टम है जिसको आपको इस कन्वेंशन के अंडर में रिकॉग्नाइज किया गया है। एक है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, जो कि ओडिशा कोरापुट में यूज़ किया जाता है। एक बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम जो कि कुतानाड कर्नाटका ये केरला में किया जाता है। अब बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि समुद्र के अंदर में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी लेवल से ये नीचे है, यहाँ की जो लैंड है जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है वो सी लेवल से नीचे है। इसका मतलब ये हुआ, समुद्र के अंदर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, लंदन अकॉर्ड। लंदन अकॉर्ड अगेन, अब ये क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। अब ये क्या होता है कि ये इन्वायरमेंटली वायबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि इससे इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा या फिर नहीं भी पड़ सकता है। तो ये लंदन ऑकेड क्या करता है कि ऐसे प्रोजेक्ट को वो क्लासिफाई करता है कि ये प्रोजेक्ट जो है इन पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, इन्वायरमेंट पर बुरा असर नहीं पड़ेगा इनके से, और दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिनसे बुरा असर पड़ने वाला है। तो इससे क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती हैं, उनको ये पता हो जाता है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है जो प्रोजेक्ट वायबल है। ठीक है। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए डिसीजन लेना ये आसान हो जाता है कि उन्हें किस तरीके के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि इकोनॉमिकली या इन्वायरमेंटली वायबल है, जिनसे क्लाइमेट चेंज पर बुरा असर नहीं पड़ने वाला है, क्लाइमेट पर बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को क्लासिफाई करने का काम, इनको लेबलिंग करने का काम, रिसर्च करने का काम लंदन अकॉर्ड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मीटिंग होती है मेनली, ये जो था Rio+20, यानी कि रियो 1992 में जो हुआ था अर्थ समिट, उसके 20 साल बाद। तो 20 साल बाद ये क्यों हुआ कि इस पूरे 20 साल के अंदर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, अर्थ समिट के टाइम पर जो भी हमने तय किया था उसको रिव्यू करने के लिए मीटिंग आपको ऑर्गेनाइज की गई 2012 में, अगेन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है। तो यहाँ पर अगेन इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हुआ था। अगेन इसकी मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015। अब इसमें आप देखें ना कि हमारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था 2015 में वो ख़त्म होने वाला, सॉरी हाँ 2015 में वो ख़त्म होने वाला था। तो अब 2015 के बाद, अब जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ख़त्म होगा तो फिर हमारे क्या टारगेट्स होंगे, किस तरीके से हमें काम करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या डेवलपमेंट गोल्स को लेके। इसके लिए 2015 में ये मीटिंग होती है जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर टारगेट्स तय किए जाते हैं। जिस यहाँ पर 17 आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिलेंगे, जिसमें आपको 169 टारगेट्स मिलेंगी। तो ये इम्प्लीमेंट होगा 2015 से लेके 2030 तक। ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर कुछ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल्स हैं जो इसमें बताया गया है। इसको पढ़ लीजिएगा आराम से पॉज करके। ठीक है। अब इसको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़िएगा 2-4 बार, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए मेंस के राइटिंग के लिए। कहीं कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि कोट करने के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर ये बात कहता है। तो उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा आपको याद ये रहना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन ख़त्म कर लिया। हाँ, मैं आपको बता रहा था नेशनल पार्क्स के बारे में, या फिर जो भी प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, नेशनल पार्क्स हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, या फिर ये जो बायोस्फीयर्स हो गए, या फिर जो स्पीसीज होती हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज हो गई, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई। देखिए, नेशनल पार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर भी हाँ उतने बायोस्फीयर नहीं है, कम है। स्पीसीज़ की बात करें तो वनरेबल स्पीसीज़, थ्रेटेंड स्पीसीज़, ओके। फिर आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज़,
क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटेंशन स्पीसीज बहुत सारी आ जाएंगी, प्लांट में आ जाएंगी, फिर आपको एनिमल्स में आ जाएंगी। तो इतना ज़्यादा है कि इसको अगर हम स्टैटिक तरीके से पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपको जो करंट अफेयर्स आते हैं उनको पढ़ना है, चाहे वो नेशनल पार्क्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बायोस्फीयर्स हो, या फिर स्पीसीज जो थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड, यानी कि जो वनरेबल स्पीसीज होती हैं, जो न्यूज़ में रहना है, जो न्यूज़ में रह रहा है, उसको पढ़िए। एग्ज़ाम में वहीं से आते हैं, और बाकी आपसे स्टैटिक नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आप नहीं याद कर सकते। तो जो चीज़ आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, आप उनको करने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए आप करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए उनको, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। और एक दो ऑप्शन इधर उधर आ भी जाते हैं ना, तो ऑप्शन इस तरीके से होते हैं कि आप उनको कर ले जाएंगे। तो इसलिए कि पूरे समुद्र से कूदने की से अच्छा है कि एक तालाब में कूदिए जहाँ पर चीज़ें लिमिटेड है और जहाँ से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके पास एटलस भी होगा, एटलस में रहते हैं ये सब सारी चीज़ें आपको, नेशनल पार्क वगैरह, वाइल्ड लाइफ, ये सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, स्पीसीज वगैरह जो है, या फिर ये भी सारी चीज़ें करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, वहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।